दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल। तो आज की वीडियो में हम राजनीतिक दल के कार्य, महत्व और उनके गुण और दोषों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दल से क्या मतलब है। तो राजनीतिक दल का मतलब नागरिकों के ऐसे समूह या दल से होता है जो सार्वजनिक मुद्दों पर एक जैसे मत रखते हैं, और व्यक्तियों का ये दल सरकार पर नियंत्रण करने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है ताकि वो लोग अपने विचारों को व्यवहार में लागू कर सके। क्योंकि हर राजनीतिक दल मानव स्वभाव के दो खास विशेषताओं पर आधारित होता है। पहला, मनुष्य आपस में अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन वह समाज में रहते हुए अपने विचारों को दूसरे लोगों के साथ तालमेल बैठाने में लगे रहते हैं। और दूसरा, मनुष्य समान विचार रखने वालों से तालमेल बैठा लेता है ताकि वो अपने विचारों को संगठित रूप से प्रस्तुत कर सके। राजनीतिक दलों की कुछ खास परिभाषाएं भी हैं, जैसे ग्रिल काइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का एक संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करके सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हो। तो R.M. मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत या नीति के लिए संगठित हुआ हो जिसे वो संवैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है। इसलिए राजनीतिक दलों के कुछ आधारभूत तत्व भी हैं। तो राजनीतिक दलों के आधारभूत तत्वों में पहला तत्व है विचारों में सहमति। सामान्य विचारों में सहमति जरूरी है और इसके साथ ही इन विचारों को सही तरीके से लागू करने के लिए संगठन का होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में दल के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना कठिन हो जाता है। दूसरा तत्व है व्यक्तियों का संगठन। ये व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्य कुछ सामान्य बातों पर आम सहमति रखते हैं, क्योंकि अगर आम बातों पर सदस्यों की एक राय नहीं होगी तो दल की नीतियों के निर्धारण में कठिनाई तो होगी होगी, इसके साथ ही इसके क्रियान्वयन में भी आपस में सहयोग का अभाव होगा। तीसरा तत्व है संवैधानिक उपाय का सहारा। इसमें जो राजनीतिक दल होता है वो अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को करने के लिए संवैधानिक उपाय का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर कोई संगठन हिंसात्मक तरीके से अपने कार्यक्रमों को लागू करने की कोशिश करता है तो फिर ऐसा दल राजनीतिक दल नहीं हो सकता। चौथा तत्व है सुनिश्चित और स्पष्ट कार्यक्रम। इसमें दलों का जो काम है वो सुस्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए और उस कार्यक्रम को, उस काम को मतदाता समूह के सामने रखा जाना चाहिए जिससे उन्हें दलों के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। पांचवा तत्व है सत्ता में आना ही प्रमुख ध्येय है। राजनीतिक दलों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो किसी भी तरह सत्ता में आना होता है। इसके लिए राजनीतिक दल अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं और जनता का समर्थन पाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस कोशिश में राजनीतिक दल कहीं भी राष्ट्रीय हित की उपेक्षा नहीं करते। अब देखो, इन राजनीतिक दलों के प्रणालियों के भी प्रकार होते हैं। तो देखो, हर लोकतांत्रिक या समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यवस्थित दलीय प्रणाली होती है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दलीय प्रणाली को अलग अलग वर्गों में बांटा है। जनरली इनका वर्गीकरण एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली के रूप में किया जाता है। इन तीनों प्रणालियों को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले समझते एक दलीय प्रणाली को। इस प्रणाली में कुल मिलाकर एक ही दल होता है। दूसरे दल या तो होते नहीं है और अगर होते हैं तो अस्तित्वहीन रहते हैं। एक दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के पूर्व साम्यवादी राष्ट्रों में पाई जाती थी, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको, युगोस्लाविया, अल्बानिया, बल्गेरिया, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में ये प्रणाली लंबे समय तक व्यवहार में रही थी। एक दलीय प्रणाली के दो उपवर्ग देखने को मिलते हैं, सर्वाधिकारवादी यानी निरंकुशतावादी और दूसरा लोकतांत्रिक। एक दलीय प्रणाली के सर्वाधिकारवादी प्रकार में सत्तारूढ़ दल या गुट अपने किसी विरोधी दल या गुट को नहीं रहने देता, जबकि लोकतांत्रिक वर्ग में कई दल अस्तित्व में तो होते हैं लेकिन वो सम्मिलित रूप में भी सत्तारूढ़ दल का मुकाबला नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक दलीय पद्धति के सर्वाधिकारवादी मॉडल के दोबारा से दो उपवर्ग किए जा सकते हैं। पहला है विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध और दूसरा है विचारधारा के प्रति अप्रतिबद्ध। अब इसमें विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध दल को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है दक्षिणपंथी और दूसरा है वामपंथी। अब द्विदलीय जो प्रणाली होती है, इस प्रणाली के अंदर दो ही राजनीतिक दल होते हैं और दोनों राजनीतिक दल प्रमुख होते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी देश में दो से ज्यादा राजनीतिक दल हो, लेकिन सत्ता दोनों राजनीतिक दलों में से किसी एक के पास होती है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका की दलीय प्रणाली इसका जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका में प्रमुख दल है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, जबकि ब्रिटेन के दो प्रमुख दल है अनुदारवादी और श्रमिक दल। इन दोनों ही देशों में इन दो प्रमुख दलों के अलावा और भी दल हैं, लेकिन पिछले आधी शताब्दी में वो कभी भी सत्ता में नहीं आ पाए। द्विदलीय के जो प्रमुख गुण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। इनमें संसदीय व्यवस्था भली भांति संचालित होती है। इसका एक दल सत्ता में होता है तो दूसरा विपक्ष में होता है। दूसरा गुण है सरकार स्थायी होने के नाते
प्रशासन चुस्त रहता है। तीसरा, जनता को चुनाव के दौरान निर्णय लेने में आसानी होती है। और चौथा है कि दोनों ही राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं ताकि अगले निर्वाचन में सत्ता में आ सके। अब द्विदलीय प्रणाली के जो प्रमुख दोष होते हैं वो इस प्रकार है। ये प्रणाली मतदाताओं की चयन की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। दूसरा, इस प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि व्यवस्थापिका नाम मात्र की रह जाती है। तीसरा, यह प्रणाली राजनीतिक दलों में व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसलिए विद्वानों का मानना है कि द्विदलीय प्रणाली सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक है और ये ज्यादातर प्रजातांत्रिक देशों में प्रचलित भी है। अब तीसरी है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली वाली राजनीतिक व्यवस्था में छोटे बड़े बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और ये सारे दल सत्ता प्राप्ति की दौड़ में समान रूप से शामिल होते हैं। ऐसे राज्यों में मिलीजुली सरकार एक आम बात होती है। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत में इसी प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन चुनाव के बाद दो मुख्य दलों में ही दिखाई देती है। इस प्रणाली के जो गुण है वो इस प्रकार है। पहला, इस प्रणाली में निर्वाचकों के समक्ष प्रतिनिधियों की चयन की पूरी स्वतंत्रता होती है। दूसरा, इस प्रणाली में समाज के अलग अलग हितों को मिलीजुली मात्रा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तीसरा, इसमें राजनीतिक नेताओं के लिए भी एक पर्याप्त विकल्प मौजूद रहता है और वो ये कि एक दल से असंतुष्ट होने पर वो दूसरे दल में आसानी से चले जाते हैं। और चौथा ये कि ये दलीय निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने का अच्छा क्रियात्मक साधन है। तो ये तो थे इसके गुण। अब चलिए इसके गुणों के साथ साथ इनके दोषों की भी बात कर लेते हैं। पहला दोष है, बहुत सारे दलों के अस्तित्व से राजनीतिक व्यवस्था और साथ ही निर्वाचक की सोच दिशाहीन हो जाती है। दूसरा, इस प्रणाली में बहुत सारे राजनीतिक समूह ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जिनका राष्ट्रीय हित से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ क्षेत्रीय हितों का ही ध्यान रखते हैं। और तीसरा, इस प्रणाली में सरकारें टिकाऊ नहीं होती। चौथा, इस प्रणाली में स्वस्थ जनमत नहीं बनता। तो चलिए अब बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के क्या क्या काम होते हैं। राजनीतिक दल कुछ खास महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे लोकमत तैयार करना। लोकतंत्रात्मक देश में राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि साधारण जनता को देश की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग इन समस्याओं पर ठीक तरीके से सोच नहीं पाते। तब राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं और उन्हें हल करने के सुझाव भी देते हैं, जिससे जनमत के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। दूसरा काम है सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना। राजनीतिक दल देश के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करते हैं और अपनी नीति निर्धारित करते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक दल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी सोच विचार करते हैं और अपनी नीति बनाते हैं, और हर दल का इन समस्याओं को सुलझाने का अपना एक तरीका होता है। तीसरा है राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। राजनीतिक दल जनता को राजनीति शिक्षा देने का महत्वपूर्ण काम करती है। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी नीति का निर्माण करती है और इन नीतियों का जनता में प्रचार करती है। इससे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी होने लगती है और फिर अलग अलग दलों की नीतियों का पता भी चलता है। राजनीतिक दल सरकार की आलोचना करती है और जनता को सरकार की बुराइयों से अवगत भी कराती है। चौथा है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का जो मेन काम है वो है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनको चुनाव में विजयी कराने के लिए उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव का घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं और फिर राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। पांचवा है सरकार बनाना। हर राजनीतिक दल का मेन काम या मेन उद्देश्य सरकार पर नियंत्रित करके अपनी नीतियों को लागू करना होता है। चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल की सरकार बनती है। सरकार की स्थापना करने के बाद सत्तारूढ़ दल अपनी नीतियों और चुनाव में किए गए वादों को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करते हैं। बहुमत दल शासन को अच्छी तरह चलाने की कोशिश करता है ताकि अगले चुनाव में भी बहुमत प्राप्त कर सके। छठा है विरोधी दल बनाना। तो देखो, चुनाव में जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता वो विरोधी दल के रूप में काम करते हैं। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार को निरंकुश बनने से रोकते हैं। ये जो विरोधी दल होता है, ये विरोधी दल केवल विरोध करने के लिए ही सरकार की आलोचना नहीं करता, बल्कि रचनात्मक आलोचना करता है और संकट काल में सरकार को पूरी तरह सहयोग भी करता है। संसदीय सरकार में विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को हटाकर स्वयं सरकार बनाने के लिए कोशिश करता रहता है, और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक संगठित और शक्तिशाली विरोधी दल का होना भी आवश्यक है। सातवां, अपने विधायकों पर नियंत्रण करता है। राजनीतिक दल विधानमंडल के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और उन्हें संगठित करता है। इसमें एक दल के जो सदस्य होते हैं वो विधानमंडल में एक टोली के रूप में काम करते हैं और दल के आदेशों के अनुसार अपने मतों का प्रयोग करते हैं। संसदीय सरकार में बहुमत दल के सदस्य सरकार का सीधा समर्थन करते हैं, तो वहीं विरोधी दल के सदस्य सरकार की नीतियों के विपक्ष में वोट डालते हैं। आठवां है आर्थिक और सामाजिक सुधार। राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुधार के काम भी करती है। राजनीतिक दल सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, दहेज, नशीली वस्तुओं के विरुद्ध प्रचार करते हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। नवा है कार्यपालिका और विधान पालिका में सामंजस्य कायम करना। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई कानूनी संबंध नहीं होता।
सरकार के ये दोनों अंग एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहते हैं और ऐसी सिचुएशन में इन दोनों अंगों में गतिरोध होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे अवसरों पर राजनीतिक दल बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं क्योंकि दोनों अंगों में राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्ति होते हैं और वो आपस में सामंजस्य और सहयोग स्थापित कर सकते हैं। राजनीतिक दल उन सदस्यों के जरिए जो विधान पालिका में होते हैं अध्यक्ष तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। ये जो सदस्य होते हैं ये अध्यक्ष और विधान पालिका के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। 10वां जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वो जनता में सरकार का प्रचार करता है। राजनीतिक दल जनता की तकलीफों, उनकी शिकायतों और समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाती है और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी करती है।